हेलो एवरीवन, एग्जाम वेदा एकेडमी के इस खास डीप डाइव में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आज का हमारा वीडियो और डिस्कशन है, ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और इन जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और आज का टॉपिक भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से और वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही बात है। तो आज का हमारा विषय है भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड्स और 2025 तक जो अपडेटेड 96 रामसर साइट्स हैं, उनकी दिलचस्प दुनिया को समझना। आज हम अपने विस्तृत सोर्सेज और तथ्यात्मक डेटा के आधार पर इनका विश्लेषण करेंगे और हाँ, इन साइट्स को याद रखने के कुछ बहुत ही रोचक और क्रिएटिव तरीके भी डिस्कस करेंगे। हाँ, वो ट्रिक्स तो बहुत ही काम आने वाली हैं। बिल्कुल। अब मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये चर्चा केवल नक्शे पर मौजूद कुछ झीलों के नाम रटने के बारे में नहीं है। जी। मतलब ये समझने के लिए है कि ये क्षेत्र हमारे पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और ग्लोबल लेवल पर भारत इस मामले में कहाँ खड़ा है। सही कहा। तो शुरुआत एक कल्पना से करते हैं। सोचिए कि प्रकृति के पास अपना खुद का एक अत्यंत उन्नत वाटर फिल्टर और स्पंज सिस्टम है। आज हम भारत के ऐसे ही 96 प्राकृतिक स्पंजों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीआईपी का दर्जा मिला हुआ है। ये वीआईपी दर्जे वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, क्योंकि अगर इन 96 स्थानों की गहराई में उतरा जाए तो पता चलता है कि ये सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज और जो इतना गहरा जल संकट है, उसके खिलाफ हमारी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। हाँ, डिफेंस लाइन बिल्कुल सही शब्द है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में जब ये समझौता हुआ था, तब से लेके 2025 तक भारत ने अपनी भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ाई है। ये पर्यावरण संरक्षण में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। तो इस रणनीतिक बदलाव को समझने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मतलब इससे पहले कि हम भारत की झीलों और दलदलों की सैर पर निकलें, आखिर किस जगह को वेटलैंड कहा जाता है और एक आम झील और एक रामसर मान्यता प्राप्त वेटलैंड के बीच तकनीकी फर्क क्या होता है? देखिए, अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो वेटलैंड एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से पानी से सैचुरेटेड यानी संतृप्त हो। मतलब मिट्टी हमेशा गीली रहती हो। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो मीठा पानी हो, खारा हो या मिश्रित हो। सबसे बड़ी शर्त ये है कि वहाँ की मिट्टी में पानी भरा होना चाहिए, जिसे हम अनड्रेन्ड हाइड्रिक सॉइल कहते हैं। और वहाँ कुछ विशेष प्रकार के जलीय पौधे उगने चाहिए, जिन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स। जी, ये अक्सर जमीन और पानी के बीच का एक ट्रांजिशनल या दलदली इलाका होता है। तो ये जो पानी और जमीन के बीच का इलाका है, हाँ, मैं इसे एक तरह से शहर की किडनी के रूप में देखता हूँ। बहुत सही तुलना है ये। मतलब जो अशुद्धियों को छानती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर दुनिया भर में लाखों झीलें और दलदल हैं, तो एक आम वेटलैंड को रामसर सूची के इस वीआईपी क्लब में शामिल होने के लिए क्या खास करना पड़ता है? तकनीकी रूप से यही वो दलदली मिट्टी और हाइड्रोफाइट्स का कॉम्बिनेशन है जो किसी भी वेटलैंड को उसकी फिल्टर करने की असाधारण क्षमता देता है। जब पानी इस दलदल से गुजरता है ना, तो पानी के बहाव की गति बहुत धीमी हो जाती है। भारी धातुएं नीचे बैठ जाती हैं और इन पौधों की जड़ें घुले हुए रसायनों को तोड़कर हानिरहित बना देती हैं। और भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी 1982 को इस रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, 1982 में। हाँ, जबकि समझौता 1971 में हुआ था और 1975 में लागू हुआ था। इसी वजह से हर साल 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि मनाया जाता है। राइट, 2 फरवरी एग्जाम के लिए ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्ट है। तो इसका मतलब ये कोई निष्क्रिय तालाब नहीं है, बल्कि एक एक्टिव बायोरिएक्टर है। बिल्कुल, एक जीता जागता सिस्टम। लेकिन जब ये मशीनरी ओवरलोड हो जाती है तो सिस्टम फेल भी तो होता होगा। हाँ, और यहीं पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट आता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, अगर वेटलैंड पर्यावरण का वाटर फिल्टर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक तरह का अस्पताल का आईसीयू है? मतलब जब फिल्टर खुद चोक हो जाए? बिल्कुल सही। आप इसे प्रकृति का आईसीयू या फिर रिमीडियल क्लासेस कह सकते हैं। 1990 में स्थापित ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर सूची का ही एक हिस्सा है। इसमें उन वेटलैंड्स को रखा जाता है जिनकी इकोलॉजी खतरे में है,
मतलब जहां प्रदूषण या इंसानी दखल की वजह से नकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तो क्या भारत की कोई साइट इस आईसीयू में है अभी? हाँ, वर्तमान में भारत की 2 रामसर साइट्स इस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क और मणिपुर की लोकटक झील। अरे हाँ, लोकटक झील, ये तो अपनी तैरती हुई फुमड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल। लोकटक का मामला इसके इकोलॉजिकल मैकेनिक्स को समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण है। पर ये जो तैरती हुई जमीन का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा पेचीदा लगता है। मतलब ठोस मिट्टी पानी के ऊपर कैसे तैर सकती है? इसे समझने के लिए हमें डीकॉम्पोजिशन या वनस्पतियों के सड़ने की प्रक्रिया को देखना होगा। अच्छा। ये जो फुमुड़ियां हैं ना, ये मिट्टी, ऑर्गेनिक मैटर और वनस्पतियों का एक मास है। जब पौधे मरते हैं और पानी के भीतर सड़ते हैं तो कई गैसें पैदा होती हैं। ये गैसें उस स्पंज जैसे मास के भीतर फंस जाती हैं, जिससे वह हल्का होकर तैरने लगता है। अरे वाह, क्या मैकेनिज्म है! हाँ, और इसका एक नेचुरल साइकिल होता है। सूखे के मौसम में जब पानी कम होता है तो ये फुमुड़ियां झील के तल पर बैठ जाती हैं और पोषक तत्व सोखती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। जी, और फिर मानसून में पानी बढ़ने पर वापस तैरने लगती हैं। तो अगर हम इंसान यहाँ कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा दें जिससे पानी का स्तर साल भर ऊंचा रहे, तो वो फुमुड़ियां कभी तल तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। एग्जैक्टली, यही तो समस्या है। वो पोषक तत्वों के अभाव में नष्ट होने लगेंगी। मतलब सिस्टम चोक हो गया। बिल्कुल, और इसी वजह से लोकटक आज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। एक सवाल और उठता है यहाँ, क्या किसी देश की साइट का मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जाना शर्म की बात है, या फिर ये एक अलार्म सिस्टम है जो हमें समय रहते सुधार करने का मौका देता है? ये निश्चित रूप से एक अलार्म सिस्टम है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है ओडिशा की चिल्का झील की सफलता की कहानी। चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ, वही जो 1981 में केवलादेव के साथ भारत की पहली रामसर साइट बनी थी। चिल्का भी कभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का हिस्सा हुआ करती थी। अच्छा, तो उसे बाहर कैसे निकाला गया? मैंने पढ़ा था कि वो गाद से चोक हो गई थी। बिल्कुल, समुद्र से झील को जोड़ने वाला प्राकृतिक मुहाना सिल्ट या गाद से भर गया था। इससे खारे पानी का आना रुक गया और मीठे पानी के खरपतवार फैलने लगे। तो इसका इलाज क्या किया गया? इकोलॉजिकल सर्जरी कर दी गई। हाँ, खारा पानी वापस आया होगा और उन मीठे पानी के खरपतवारों के लिए जहर का काम कर गया होगा। एकदम सही। और इसी सफल प्रयोग के बाद वहां का इकोसिस्टम फिर से पनपा और उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से सफलतापूर्वक बाहर कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अब खतरों और बेसिक्स को समझने के बाद जरा भारत के नक्शे पे उतरते हैं। जी बिल्कुल। देखते हैं कि ये साइट्स कहाँ-कहाँ हैं और उन्हें याद रखने के क्या दिलचस्प तरीके हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, अगर हम उत्तर और पूर्व की बात करें तो लद्दाख में जो साइट्स हैं उन्हें याद रखना थोड़ा आसान है। कैसे? क्योंकि वहाँ त्सो मोरिरी और त्सो कर हैं। ये जो त्सो शब्द है ना, ये लद्दाख की पहचान है। राइट, सो मतलब झील। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर में वुला, होकेरा और शालबर्ग हैं। इन्हें याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। क्या तरीका है? आप वुलन शॉल की कल्पना कर सकते हैं। वुलन से वुला और शॉल से शालबर्ग। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। और हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल में चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका है। रेणुका के बारे में एक बड़ा फैक्ट है शायद। हाँ, रेणुका भारत का सबसे छोटा रामसर वेटलैंड है। इसका क्षेत्रफल केवल 20 वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 20? और सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ हैं? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, लेकिन दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 10 साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश के उन 10 नामों को याद रखने वाली वो जो अजीबो-गरीब कहानी है, उसका जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। ओहो, वो कहानी? हाँ, बताइए। कहानी कुछ ऐसी है कि एक सांड अपना सिर झुकाए दौड़ता आ रहा है, जिससे लोगों के सुर ढीले हो जाते हैं। समस्त लोगों को समन किया जाता है और भारी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। सुनने में बहुत फनी लगता है। बहुत फनी है। देखिए, सांड से सांडी, सिर से सरसई, सुर से सुर सरोवर, समस्त से समसपुर, समन से समन बर्ड सेंचुरी और बखेड़ा से बखीरा। बिल्कुल सटीक। मेरा सवाल यह है कि मानव मस्तिष्क इतने गंभीर फैक्ट्स को याद रखने के लिए इतनी अजीब कहानियों का सहारा क्यों लेता है? क्या हमारा दिमाग कच्चे डेटा से ज्यादा कथाओं को पसंद करता है? ये एक प्रूवन फैक्ट है। मस्तिष्क हमेशा पैटर्न्स और इमोशनल या स्थानीय कथाओं की तलाश में रहता है। एक एब्स्ट्रैक्ट नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन एक सांड के दौड़ने की छवि तुरंत दिमाग में छप जाती है। सही बात है। अच्छा, अगर हम 2025 के रीसेंट बदलावों की बात करें,
तो बिहार में कुछ नई साइट्स ऐड हुई हैं? हाँ, बिहार को हाल ही में गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में है और गोगा बील जो कटिहार में है, ये नई साइट्स मिली हैं। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे ही लोग उदयपुर झील का नाम सुनते हैं वो तुरंत राजस्थान सोच लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है एग्जाम्स में। बिल्कुल। तो याद रखें, हम जिस उदयपुर झील की बात कर रहे हैं वो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। जी। और 2025 में ही 3 राज्यों को अपनी पहली रामसर साइट मिली है ना? जी हाँ, झारखंड को उधवा झील मिली है, सिक्किम को खेचियो पालरी और छत्तीसगढ़ को कोपरा जलाशय मिला है जो बिलासपुर में है। इसके लिए भी मैंने कुछ ट्रिक्स सोची हैं। जी। जैसे उधवा को हम भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव से जोड़ सकते हैं, सिक्किम के लिए सिक्के और केचुए की तस्वीर सोच सकते हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए 36 बार खोपरे यानी नारियल के तेल से मालिश करना। बहुत ही क्रिएटिव ट्रिक्स है। और इकोलॉजिकली देखा जाए तो सिक्किम की साइट का शामिल होना एक अलग ही चुनौती दिखाता है। वो कैसे? क्योंकि वो एक हाई एल्टीट्यूड या उच्च ऊंचाई वाली आर्द्रभूमि है। वहाँ हिमनदों के पिघलने का सीधा असर पड़ता है। वहाँ का संरक्षण मैदानी इलाकों की झीलों से बहुत अलग और जटिल है। राइट। क्लाइमेट चेंज का सबसे पहला असर वहीं दिखता होगा। बिल्कुल। इस रामसर साइट्स हैं। हाँ, और इसी में वेम्बानूर भी शामिल है। वेम्बानूर? जी, जो हिमाचल के रेणुका के साथ सबसे छोटे वेटलैंड होने का रिकॉर्ड शेयर करता है। अच्छा, दोनों सबसे छोटे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या विरोधाभास? संख्या सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। जी। लेकिन जब हम रामसर साइट्स के तहत सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गुजरात सबसे आगे है। हाँ, जहाँ नल सरोवर और थोल जैसी विशाल साइट्स हैं। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि तमिलनाडु के पास कई छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स हैं, जबकि गुजरात के पास एक ही बहुत बड़ा एफडी या फिक्स डिपॉजिट है। ये तुलना बहुत शानदार है। तो ये भौगोलिक विषमता पर्यावरण के संरक्षण की रणनीतियों को कैसे बदलती है? बहुत गहरा असर पड़ता है। तमिलनाडु में कई वेटलैंड्स असल में छोटे सिंचाई टैंक हैं जो गांव और खेतों के बीच हैं। वहाँ लोकल कम्युनिटी की भागीदारी बहुत जरूरी है, एक तरह का माइक्रो मैनेजमेंट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जी, लेकिन गुजरात का नल सरोवर इतना विशाल है कि वहाँ एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। औद्योगिक विकास, तटीय कटाव और विदेशी पक्षियों का प्रवास, इन सबको सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज करना पड़ता है। मतलब एक ही देश में दो बिल्कुल अलग अप्रोच। बिल्कुल। इसी तरह राजस्थान की सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी इनलैंड खारे पानी की झील है। और राजस्थान में ही सिलीसेट झील भी है जो अलवर में है। सिलीसेट, ये तो शायद एक कृत्रिम झील है। जी हाँ, इसे 1845 में महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था और यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आती है। और केरल की अगर बात करें तो वहाँ वेम्बनाड कोल भारत की सबसे लंबी झील है। सही कहा। तो इतनी विविधता है हमारे देश में। और भारत और विश्व का अगर हम आंकड़ा देखें, 2025 के अंत तक भारत में कुल 96 साइट्स हैं। जी, और दुनिया में सबसे पहले 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप रामसर साइट बना था। अच्छा, 1974 में? हाँ, और सबसे बड़ी साइट ब्राजील का रियो नेग्रो है। तो ग्लोबल रैंकिंग में भारत कहाँ खड़ा है? संख्या के मामले में यूके और मेक्सिको के बाद भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अरे वाह! और एशिया में? एशिया में हम स्पष्ट रूप से पहले स्थान पर हैं। ये तो बहुत ही प्राउड वाली बात है। तो श्रोताओं, चर्चा को समेटते हुए अगर हम देखें तो हमने हाइड्रोफाइट्स के वैज्ञानिक अर्थ से लेकर भारत की 96वीं रामसर साइट तक का सफर तय किया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे भारत एशिया में पहले और दुनिया में तीसरे स्थान पर है, और ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 96 साइट्स सिर्फ एग्जाम्स के रटने वाले तथ्य नहीं हैं। सही बात है, ये हमारी जीवन रेखाएं हैं। है। बिल्कुल, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और अंत में मैं एक सोचने वाला विचार छोड़ना चाहूंगा। जी, बताइए। हमने देखा कि राजस्थान की सिलीसेड जी और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय मूल रूप से इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम जल संरचनाएं थीं। इंसान ने उन्हें अपनी जरूरत के लिए बनाया था। हाँ, और आज वो अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट बन चुकी हैं। एग्जैक्टली। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम शहरों में पानी बचाने के लिए जो बड़े बड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या नई कृत्रिम झीलें बना रहे हैं, क्या ये संभव है कि सदियों बाद वे भविष्य की प्राकृतिक रामसर साइट्स बन जाएं? ये तो बहुत ही शानदार और पॉजिटिव विचार है। मतलब क्या इंसान भी एक नया इकोसिस्टम जन्म दे सकता है?
आप सभी इस विचार पर अपनी खोज जारी रखें। एग्जाम वेद एकेडमी के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें